आदाब नाज़रीन, आपका खैर मकदम है KTV उर्दू में। पूरे दिन के मंजरनामे के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आपको बताए देते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर सर्दियों के आते ही यहां पर कई एक मामलात दरपेश हो जाते हैं, जिसके चलते आम आदमियों के लिए जिंदगी गुजारना इंतहाई मुश्किल तर हो जाता है। इस हवाले से नाज़रीन इकराम, आपको यह बात भी बताए देते हैं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर महकमा मौसमियात की तरफ से भारी तर बर्फबारी के बारे में भी जो इतलात दी गई हैं, उस हवाले से महकमों को मुतहरिक कर दिया गया है। उधर उसके चलते दूसरी तरफ यहां पर बिजली की किल्लत और कई और ऐसे मामलात हैं जिनको लेकर के आवाम परेशान भी हैं। एक तरफ से इसको तो आपको नाज़रीन इकराम मालूम होगा कि अभी कुछ दिन पहले 12वीं जमात के इम्तिहानात जो हैं वो अपने इक़दाम को पहुंचे। अभी भी कई स्कूल्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों से इम्तिहानात ले रहे हैं, नई क्लासों के दाखिले भी शुरू हो रहे हैं और उसके चलते सरकार की तरफ से एक और हुक्मनामा आया जिसमें यह बात भी बताई गई कि सभी असातिज़ा किराम के लिए और बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस इंतहाई अहम बन गई है, जिसके लिए बच्चों को भी ज़हनी तौर तैयार रहना होगा और उसके साथ साथ वालिदैन समेत असातिज़ा किराम को भी इस पर मिनहुम अमल करना होगा। इस हवाले से नाज़रीन इकराम, आपको बताए देते हैं कि बच्चों के लिए कोफत यह है कि कई इलाकों में ऐसे लोग भी रहते हैं जिनकी रसाई अभी तक किसी भी तरीके से एंड्रॉइड फोन्स तक तो है ही नहीं। वो किस जगह से इन एंड्रॉइड फोन्स को लाएं, ये एक बहुत बड़ा मामला जो है वो सामने आ रहा है। इस हवाले से अगर सरकार की तरफ से कोई इस तरह का प्रोजेक्ट शुरू किया जाता जिसमें बच्चों के लिए इलाकाई तरीके पर या कम्युनिटी सतह पर गैजेट्स देने की बात की जाती, तो इन गैजेट्स के जरिए शायद वो अपनी तालीम को मुकम्मल कर पाते। दूसरी तरफ से 4G भी एक बहुत बड़ा मामला बनकर के सामने आ रहा है, जिसके चलते इसे भी अब एक सियासी मामले के तौर पर भी यहां जम्मू कश्मीर के अंदर देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अक्सर नेता यहां पर आकर के 4G के हवाले से बात करते हैं। कई नेता लोग तो इसे जनवरी के महीने में ही देने की बात करते हैं और कई लोग 5G देने के भी अब दावे कर रहे हैं। लेकिन आम लोग जो इसको सफर हो रहे हैं, बच्चे जो सफर हो रहे हैं, जो कारोबारी तबका सफर हो रहा है, या फिर दूसरी तरफ से जो हमारा एक टेक्निकल तबका है जिनका पूरा दारोमदार जिंदगी का टोटल ऑनलाइन ही होता है, वो भी मुकम्मल तरीके पर मफलूज होकर के रह गए हैं। ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से नाज़रीन इकराम, आपको बताते हैं कि इस हवाले से सरकार को अगरचे एक गुज़श्ता तजुर्बा हुआ होगा कोविड-19 के बीच में कि किस तरीके से कितने एक बच्चे इससे महजूज हो पाए और कितने ऐसे बच्चे हैं जो रह गए, उनके लिए क्या कुछ इकदाम उठाने मतलूब हैं। इस हवाले से हो सकता है कि सरकार कोई इस तरह की पॉलिसी लेकर के आए जो बच्चों को भी रास आए और उसके साथ साथ असातिज़ा किराम को भी रास आए, क्योंकि नई तालीमी पॉलिसी में इस तरह की गुंजाइश रखी गई है कि तालीम को मजीद फ़आल बनाने के लिए और इसमें नई रूह फूंकने के लिए बेहतर से बेहतर इकदाम उठाए जा सकते हैं, बशर्ते इसमें अफसरान अपनी दिलचस्पी दिखाएं और बच्चों तक सही तालीम को पहुंचाने के लिए और मुकाबला आराई के इस दौर में बच्चों को बहुत ज़्यादा आगे ले जाने के लिए तभी जाकर के मुमकिन हो सकता है जब यहां पर एक तो 4G हो और उसके साथ साथ सभी बच्चों के पास ऑनलाइन आने के लिए सहूलियात हों, जिसमें हर घर के अंदर एक एंड्रॉइड फोन का होना जरूरी है जिस पर इंटरनेट बाज़ाब्ता तौर पे चल रहा हो। क्योंकि बेशतर ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनको आप अगर किसी जगह पर लॉग इन करते भी हैं तो उसके लिए दिक्कत यह रहती है कि स्लो स्पीड की वजह से वो एप्लीकेशंस या वो सब्जेक्ट्स जो हैं वो न तो डाउनलोड ही हो पाते हैं, न ही वो एप्लीकेशंस खुल पाते हैं। इस हवाले से भी कई संजीदा लोगों का यह मानना है कि सरकार को इन मामलात की तरफ फौरी तौर पर नजर डालनी पड़ेगी, क्योंकि कोविड-19 अभी बहुत देर चलने वाला है और इसके बीच में शायद जो बड़ा नुकसान हो रहा है वो हमारे आने वाले कल यानी कि बच्चों का ही हो रहा है जो हमारा मुस्तकबल है। इस हवाले से नाज़रीन इकराम, ये बात भी मानी जाती है कि बेशतर ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली की भी बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है और ऑनलाइन आने के लिए भी कई जगह पर यह कह सकते हैं कि मोबाइल को शायद चार्ज करने की भी जरूरत पड़ती है और घर के अंदर ऐसा एक मोबाइल फोन होना जिस पर आप अपनी क्लासेस को अटेंड कर सके, हर घर के लिए मुहैया रखना भी बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए कई जगह पे अब लोगों पर भी यह फर्ज बनता है कि जिनके हमसाए बहुत ज्यादा गरीब हैं, जो लोग खुद साहिब सरोत हैं और जिनके घरों के अंदर मोबाइल फोन्स हैं, वो अपने गरीब पड़ोसी को अपने घर में बुला करके कम से कम जब तक कोविड के ये कुछ दिन चल रहे हैं, जब तक इसका कोई इलाज आ जाता है, वो उन बच्चों को अपने घरों के अंदर तालीम के नूर से महजूज करवा सकते हैं, बशर्ते उनके अंदर इंसानी हमदर्दी का जज्बा हो। लेकिन ऐसा देखने को बहुत ही कम मिलता है। होना तो यह चाहिए था कि आज के दौर में जब अपनी औलाद के लिए कोई वालिद बहुत ज्यादा
खर्चा कर सकता है और अपने पड़ोस के उस बच्चे के लिए जिसके पास एक वक्त की कॉपी या पेंसिल नहीं होता एंड्रॉइड फोन कहां से लाएगा। अगर ऐसे वालिदैन जो साहिब सरोत हैं अगर चाहें तो वो अपने पड़ोस के कई बच्चों को न सिर्फ तालीम से रोशनास करवा सकते हैं बल्कि इसके साथ साथ सवाब दायरीन भी हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन किराम, जब हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम इन बच्चों को भी रोशनास करवा सकते हैं इल्म से, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए और खुदा ना खास्ता कहीं तारीख कभी जाकर के आगे ऐसा ना दिखे कि गरीबों के बच्चे जो भूखे ही सो जाया करते थे अब तालीम से भी महरूम हो रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये तालीम भी अब अमीरों की ही तालीम बन जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस तालीम के लिए भी गरीबों के बच्चे तरसते रहे और उन लोगों के बच्चे पढ़ लिख भी लें, ऑनलाइन क्लासेस भी कर लें और उसके साथ साथ अपना मुस्तकबिल भी बना लें और गरीबों के बच्चे हाथ मलते रह जाएं और उन्हें यह तालीम का जो नूर है यह भी नसीब ना हो, क्योंकि गलती उनकी सिर्फ यही होगी कि वो गरीब घर के अंदर पैदा हुए और उनके घर के अंदर कोई मोबाइल फोन या उनको कोई मोबाइल फोन देने वाला या उस पर कुछ दिखाने वाला नहीं था। मर्जी आपकी है कि आप इसे अमीरों की जागीर बनाना चाहते हैं या इल्म के नूर से पूरे जम्मू कश्मीर को मुनव्वर करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं केटीवी उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ। नाज़रीन इकराम, खैर मकदम है एक मरतबा फिर आपका केटीवी उर्दू कश्मीर में। नाज़रीन इकराम, आपको बताते हैं कि आम लोग बेरोजगारी से बहुत ज्यादा उकता चुके हैं और जो लोग किसी जगह पर गलती से भी कहीं पे रोजगार के अंदर चले गए हैं अब अपने रोजगार के हवाले से परेशान हाल ही नजर आते हैं। इस हवाले से नाज़रीन इकराम, आपको याद होगा कि कैजुअल लेबर से लेकर के नीड बेस और दीगर डेली रेटेड जो मुलाजमीन है आए रोज एहतिजाज करते रहे। इसको लेकर के सरकार की तरफ से और LG इंतजामिया की तरफ से उनके साथ कुछ मुलाकातें हुई जिसमें यह बताया गया कि उन्हें थोड़ा समय दिया जाए, इस मामले पर गौर फिक्र किया जाएगा। एहतिजाज तो कुछ देर के लिए खत्म हुए, लेकिन आज के दिन के हवाले से बताए देते हैं कि आज रहबरे खेल से जुड़े हुए कई एक उस्तादिज़ा किराम ने न सिर्फ जम्मू के अंदर राजभवन को घेरने की कोशिशें की बल्कि LG से मिलने की भी इंतहाई जतन लगा दी है, लेकिन मुलाकात शायद नहीं हो पाई। बहुत ज्यादा एहतिजाज कर रहे थे। क्या कुछ ये कर रहे थे वहां पे, आइए आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, जब एहतिजाज की बात चली तो इस एहतिजाज पर यह बात भी आपको बताए देते हैं कि बडगाम की उस फैमिली ने आज एक मरतबा फिर प्रेस कॉलोनी में नमूदार होकर के जोरदार एहतिजाज किया और अपने रुफका के हवाले से अपनी तशवीश का इजहार किया। बताते हैं कि उनके रुफका जो है वो दिल्ली साजो सामान घर का खरीदने के लिए गए थे और वहां पर उन्हें एक नकली इनकाउंटर बना करके न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि उन पर ऐसे इल्जामात लगाए गए जिनका उनके साथ दूर का भी कोई वास्ता नहीं है। उनका मानना है कि उनके वालिदैन का या उनके रिश्तेदारों का ऐसे वाकयात के साथ कोई भी लेना देना या ताल्लुक नहीं है। LG इंतजामिया से गुजारिश की है कि वो फौरी तौर पर उनकी रिहाई के लिए इकदाम उठाने के लिए मरकज से बात करें। क्या कुछ प्रेस कॉलोनी में आज देखने को मिला, ये आपको दिखाते हैं। हमारी मांगे पूरी करो। We want justice. We want justice. We want justice. वीर को हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। We want justice. जी, मेरा नाम शमीम अहमद खान है। आप हमारा भाई दिल्ली गया है सामान लाने के लिए और ये इसके साथ दो और जवान भी थे। ये अपना कारोबार कर रहे थे। इसके पास जॉइनरी मशीन भी है और ये इलेक्ट्रिक सामान खरीदने के लिए और मोटर खरीदने के लिए दिल्ली गया था। और
जब बराबर हमें उनसे राब्ता था, ये बराबर ठीक था। और जब हमने 8:30 बजे उसे फ़ोन किया तो स्विच ऑफ आ गया। वायरल मीडिया पे वायरल हुई है खबर कि इन तीनों को पकड़ा गया है, इनका नारकोटिक टेररिस्ट का नाम भी दिया गया है। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल बेबुनियाद किस्सा है और ये बेबुनियाद कहानी है। ये तीनों बेचारे बेगुनाह है, इनको मेहरबानी करके छोड़ दीजिए। हम मन्नत मांग रहे हैं यहाँ के इंतजामिया से, यहाँ के गवर्नर इंतजामिया से और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर मिस्टर केजरीवाल से, उससे भी हम अपील कर रहे हैं। और दिल्ली के जो डीजीपी डायरेक्टर जनरल पुलिस है उससे भी हम मुआवजाना गुजारिश करते हैं। ये तीनों बेगुनाह है, तीनों बेकसूर है, इनको मेहरबानी करके बिना किसी शर्त के, बिना किसी इल्जामात के रिहा कीजिए। नाज़रीन, जब शहर श्रीनगर की बात हो ही रही है तो आपको बताई देते हैं कि यहां पर कई एक ऐसी जगह पुलिस की तरफ से, फौज की तरफ से या दीगर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से रखी गई है, जिसे आप फायरिंग रेंज के नाम से जानते हैं, जिसको लेकर के पूरा दिन वहां पर गोलियों की गनगरज रहती है। रोज का मामूल है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस रेंज के इलाकों के आसपास बसने वाले लोग अक्सर तशवीश का इजहार करते हैं कि इन गोलियों की जद में अक्सर उनके मकानात की छतें या शीशे आ जाया करती हैं। आज बताया जाता है कि नजदीक के एक गांव में कुछ गोलियां बरसी, जो इनके हवाई रेंज की वजह से किसी वजह से जाकर के उस इलाके में लगी, जहां पर एक खातून की टांग में गोलियां प्रविष्ट हो गई, जिसके बाद उन्होंने एहतिजाज किया। लोग मुतालबा कर रहे थे कि या उन्हें उस इलाके से शिफ्ट किया जाए या फिर फायरिंग रेंज को ही बदला जाए। क्या कुछ लोगों का कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। इस गांव से ऊपर एक मोहल्ला है, वुलना नाम है इसका। ये जो फायरिंग रेंज एयरपोर्ट का है, ये चेंज होना चाहिए यहाँ। आज से पहले 1 साल से हो रहा है, ये ज़्यादा पहले भी हो रहा था, लेकिन इतना नहीं हो रहा था जितना आज हुआ है। आज तक छत पे आ रही थी ये गोलियां, आज पर वाटर टैंकों पे आ रही थी ये गोलियां, आंगनों में गिर रही थी ये गोलियां, लेकिन आज एक औरत को टांग पे लगी हुई है ये गोली। हम मजबूर हो गए ये करने के लिए। हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश कर रहे हैं, मेहरबानी करके इनको चेंज करें उधर से। बस यही हमारी तो, और कुछ नहीं चाहिए हमें। अगर इनको नहीं हो रहा है फिर हमको यहाँ से उठाओ, हम दूसरी जगह पे जाएंगे। हमको किसी जगह पे कुछ जमीन दे दो, हम उधर ही रहेंगे। हमें क्या जरूरत है यहाँ रहने के, मरने के लिए। बस यही रिक्वेस्ट है हमारे गवर्नमेंट से। नाज़रीन, अब एक बहुत ही बड़े मौजू की तरफ से आते हैं और इस मौजू के हवाले से आपको बताए देते हैं कि हमारे नुमाइंदे गुलाम नबी रैना ने आज एक ऐसे इलाके का दौरा किया जहां पे हम ये बता सकते हैं कि अगर डीडीसी के इंतखाबात हो रहे हैं, असेंबली के इंतखाबात हुए, आज तक चुनिंदा नुमाइंदे आते रहे और अभी भी आते रहेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे भी खूबसूरत इलाके हैं जिनका नाम सुन के ही जी करता है कि एक मर्तबा उन इलाकों के अंदर जाया जाए और जाकर के उनकी जिंदगी और उनके कल्चर से कुछ सीख ली जाए। और बहुत ही पुराने कल्चर्स होने की वजह से इन लोगों के बीच में इनके खान पान को देख करके भी जिंदगी इंसान को काफी ज्यादा महफूज लगती है और लगता है कि सादगी का एक नया दौर आ गया और इस 4G और 5G की दुनिया से हट करके एक अलग जिंदगी है। लेकिन इन लोगों को क्या वाकई तौर पे हम जिंदगी की बुनियादी सहूलियात दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इस हवाले से कई एक ऐसे मामलात हैं जिन पर सरकार को गौर करने की अशद जरूरत है। और इस हवाले से सरकार को चाहिए कि ऐसे इलाकों की तरफ न सिर्फ तवज्जो दें, बल्कि ऐसे इलाकों तक बुनियादी सहूलियात पहुंचाने के लिए जिन मकासद के लिए यहां पर इस वक्त डीडीसी के इंतखाबात करवाए जाते हैं, पंचों सरपंचों के इंतखाबात करवाए जाते हैं या कल की तारीख में असेंबली के इंतखाबात होंगे, माना कि पिछली सरकारों की तरफ से इन इलाकों की तरक्की के लिए या इनकी बुनियादी सहूलियात के लिए कुछ भी उतना बड़ा नहीं किया गया कि जमीनी सतह पर इनको कोई फायदा मिला हो। लेकिन आज इनके बच्चे भी कहते हैं कि वो भी पढ़ना चाहते हैं, वो भी आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, इनकी खवातीन भी चाहती हैं कि उनका बेहतर इलाज हो, इनकी बच्चियां भी चाहती हैं कि वो स्कूल जाएं। लेकिन इस
इलाके की जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, जिस पर एक खुसूसी रिपोर्ट हमारे नुमाइंदे गुलाम नबी रैना ने तैयार की है। आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वहां के लोगों को एक किस्म का अजाब है और इस अजाब के बीच में वो अपनी जिंदगी के शब रोज गुजारते हैं। नहीं बिजली की तरसील किसी सही ढंग से है कि बिजली का मुंह हमेशा की तरह जैसे बाकी लोग देखते हैं वो देख पाए, और सड़कों की बात करें तो सड़कें बिल्कुल नदारद। अगर सड़क किसी जमाने में खुदाई करके बनाई भी गई थी, लेकिन साल से अगर 25 या 30 बरस की बात करते हैं, आज तक उन सड़कों पर किसी ने नजरसानी करने की कोशिश नहीं की। महकमा R&B भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाता रहा, प्राइम मिनिस्टर सड़क योजना के तहत भी बड़ी बड़ी सड़कें बनती रही, लेकिन बुनियादी सतह पर क्या हम उन लोगों तक पहुंचते हैं, उन तहजीबों को खोजने की कोशिशें करते हैं जो हमारी मीरास हुआ करती थी। आपको दिखाते हैं गुलाम नबी रैना की तैयार करता ये खुसूसी रिपोर्ट। जा रहे हैं वत्सन पख्तूनवाला बेनहमा गांदरबल। तो हमने अभी तक 1 किलोमीटर का सफ़र जो है वो पैदल अभी हमने निकाला है। हम देखते हैं आगे आगे जो लोगों ने हमें बुलाया है, हम जा रहे हैं। अभी तकरीबन आधा किलोमीटर हमें और निकालना है। ज़िले गांदरबल के पतशन पख्तून बस्ती बेनहमा गांदरबल में मौजूद है, जहाँ पे लोगों को कई तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो हमने अभी जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने हमें बुलाया, तो हमने भी गाड़ी कम से कम 1.5 किलोमीटर दूर रखी है और वहाँ से हम बिल्कुल एक पहाड़ी के दामन तक पहुँचे। यहाँ के लोगों के कई मुश्किलात हैं जिन्हें आज तक हल नहीं किया गया है। तो इन लोगों से ही जानते हैं कि इन्हें क्या क्या मुश्किलात हैं। जनाब आपका नाम? बशीर अहमद खान। बशीर अहमद खान साहब, क्या क्या मुश्किलात हैं आपको? सर हमें मुश्किलातों का तो गिनती यहाँ पे नहीं है, मगर सबसे बड़ी मुश्किलात जो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो हमें रोड की प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर हमें यहाँ पे कोई बीमार हो जाता है तो अगर कंधे पे उठाने के काबिल होता है तो 3-4 आदमी उसके साथ जाते हैं ताकि शिफ्ट वाइज उसको कंधे पर लेकर हमें डॉक्टर के पास पहुँचाना पड़ता है। वो 100% तो वो डेथ ही हो जाता है पहला ऐसा बीमार। अगर कोई बच जाता है तो उसको कम से कम 3 घंटे लगते हैं रास्ते पे, उसके बाद ही उसको मेन रोड पर पहुँचाया जाता है। क्या पहले मेरे चाचा ने यहाँ पे कहा कि मियाँ बशीर साहब जब यहाँ पे मिनिस्टर था तब से हम कोशिश कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि हमें रोड दे दो, और हमारे पास हमें किसी ने यहाँ तक देखा भी नहीं हमें हमारे तरफ ना रोड ना कुछ। तब से जितने भी सरकारें आई, नेशनल कॉन्फ्रेंस था या चाहे PDP सरकार आई, कितने भी सरकारें आई यहाँ पे, मगर हमारे लिए कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं। तो यहाँ पे स्कूल नहीं है सर। आपको मैं बताऊंगा कि हम कैसे, जब बाहर का मौसम आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हमने शिफ्ट लगा के रखा है इस गांव में। हम 3-3, 4-4 आदमी हर दिन उन बच्चों को इकट्ठे करके यहाँ से स्कूल तक पहुँचाते हैं। कम से कम उनका काम दिन उसी से चला जाता है, क्योंकि वो 10 बजे स्कूल में पहुँचाते हैं बच्चों को, तो वो 3 आदमी चेंजिंग होता है। हर दिन हम महल्ले के महल्ले की तरफ चेंजिंग करते हैं, तो इसी तरह हम स्कूल में बच्चे अपने पहुँचाते हैं। क्या नाम है आपका? आपका लाल खान। लाल खान, आप कहाँ किस एरिया में रहते हैं? और वत्सन बेनामा वत्सन पख्तून महला। तो आप कहाँ पैदल जा रहे हैं? पैदल हमारा सड़क कुछ नहीं है, हमारा कोई हुकूमत का कोई वारस नहीं किया। अभी आपको कहाँ जाना है? आपको गांव में जाना है। कितना टाइम लग जाएगा आपको? कम से कम 1.5 घंटा। 1.5 घंटा लगेगा। आपकी उम्र कितनी है? तकरीबन 60-80 वर्ष। आप पैदल, आप यहाँ बैठे थक गए थे जनाब जी। अभी आप क्या चाहते हैं? रोड चाहते जी। आप नहीं मिला। अभी वो कंगन का मिनिस्टर था जी बशीर साहब, हमको सड़क कोई आमदनी नहीं। मियाँ बशीर साहब, हाँ वो जब वो मिनिस्टर था। हाँ बिल्कुल। अभी कोई मालूम नहीं आया सड़क क्यों नहीं आया। अच्छा। मेरा नाम मोहम्मद अकबर खान। मोहम्मद अकबर खान, मेरी कम से कम 60-70 साल है। 60-70 साल। क्या इन 60-70 सालों में आपने देखा कि इस रोड को ये जो आते हैं हमारे घर में कि मुझे ये दे दो, वोट दे दो जी, वोट के टाइम हम देखते हैं उनको, बकाया हम नहीं देखते हैं जी। फिर कि कभी बोलता है कि नरेगा काम लाया जी, वो एक आदमी आगे से निकलता है, वो अपना पैसा खींच कर सड़क यूं कतू है जी, जैसा है तो ऐसा ही है। उसने नरेगा काम किया, पैसा उठाया तो मुक किया मसला जी। अच्छा, एक ये है, इस तरफ से हमारा सड़क बना कर है
कम से कम 2 जरीब है जी। वो लोग क्या बोलता है इसमें गचराई भी है, इसमें मिल्कियत भी है जी। हमको यहाँ से सड़क ये थोड़ा जो कंधे का लायक होता है उसको कंधे, नहीं तो खसीटते लेते हैं किसी डॉक्टर के पास जी। खसीटते लेते हैं, 2 आदमी 3 आदमी उठकर उसको घसीट कर लेता है ऐसे। सर मेरा नाम नज़ीर अहमद खान है सर। जी नज़ीर साहब, जी सर। क्या प्रॉब्लम? सर सभी प्रॉब्लम है यहाँ पे। नई रोड है, नई स्कूल है, नए हमें पावर है, नए हमें वाटर सप्लाई का कोई प्लान है। यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट आए आज तक वोटें लिए है और वापस नजर नहीं दिए। यहाँ पे उमर अब्दुल्ला भी थे, पहले MLC थे यहाँ पे, चीफ मिनिस्टर थे उमर अब्दुल्ला साहब। चीफ मिनिस्टर थे सर, उन्होंने भी वोटें ली मगर यहाँ पे किसी ने नजर नहीं दी। फिर इशफाक जवार थे, उसके बाद उन्होंने भी वोटें ली मगर यहाँ पे किसी ने तवज्जो नहीं दी। फिर उसके बाद काजी मोहम्मद अफजल थे, वो भी आ गए यहाँ पे, उन्हें नजर दी तो मगर फिर बाद में उसने भी कुछ नहीं किया। जनाब ये 1.5 से 2.25 किलोमीटर होंगे ये बिनहामा से यहाँ पे वर्कशॉप। तो कितना? हमें तो 2 घंटे 2.5 घंटे लगते हैं, 3 घंटे भी लगते हैं। कभी कभार बीमार जब पड़ जाते हैं हमें सीढ़ी बनानी पड़ती है, उस पे उठाना पड़ता है, फिर तो 5, 8, 10 बंदे उसके साथ जमा होते हैं, फिर लेते हैं वहाँ। कभी कभार तो पहुँच जाता है कोई आधे रास्ते में डेड हो जाती है। तो अभी आपकी क्या? हमें तो सभी डिमांड है। अब इमरजेंसी डिमांड है, अगर रोड हो जाए तो मेहरबानी होगी गवर्नमेंट की। हमारी गुजारिश है कि हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, हमें तो और कुछ नहीं मिला, नई नौकरी मिली, नई स्कूल मिला, नई आंगनवाड़ी सेंटर मिला, नहीं पानी का कुछ वाटर सप्लाई कुछ मिला, नहीं तो तारें मिली कहीं से भी। कितना बड़ा गांव? ये तकरीबन 40-50 घरों पे। तो यहाँ पर हॉस्पिटल अगर आपको जनाब क्या करेंगे, घर में बैठ कर होते हैं, कोई जाता है यहाँ से लाते हैं दवाई लाते हैं, वो दुकान से लाते हैं, डॉक्टर के पास पहुँच नहीं जाते। सुबह इंतजार करते हैं, फिर सुबह उठा के शाम तक पहुँच जाते हैं बेनामा में गाड़ी करते हैं, फिर पहुँचेंगे या गांधरबल या तो मनगाम डिस्पेंसरी पे या तो लार जाना पड़ता है। हबीबुल्ला खान साहब, आप बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको? जनाब यहाँ प्रॉब्लम का तो गिनती है नहीं। ये पावर का पोल तो आपने खुद देखा, पोल नहीं है यहाँ, क्या है ये दरख्तों पर है, ये सब तारे भी नहीं, ये लोहा के हमने कुछ जुगाड़ किया था, वो उसी पर पावर चलते हैं। दिन में आता है पावर, हमको 4 दिन 5 दिन में 5-6 आदमी लगता है ये ठीक करने का, जब बर्फ गिरती है। यहाँ तो स्कूल भी नहीं है, यहाँ आंगनवाड़ी सेंटर भी नहीं है, हमारा लोगों का पूछने वाला कोई नहीं। अभी वोट का टाइम तो आते हैं, फिर बाद में वो लोग नजर नहीं आते हैं। जनाब हमें सभी दिक्कत है, यहाँ हर जगह सड़क पहुँच गया, हर जगह रोड पहुँच गया, लेकिन हमारा लोगों का क्यों नहीं है। यहाँ गरीब है, यहाँ मजदूर लोग हैं, यहाँ किसी बड़ा आदमी कोई है नहीं, तो कौन करेगा हमारा बात। सजाद अहमद, कितने जमात में आप पढ़ते हो? 5वीं में। कहाँ पे पढ़ते हो? गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल मनीगाम। तो आप पैदल जाते हो? हाँ। रोज पैदल जाते हो आप? हाँ, हर दिन पैदल जाते हो। कितने मुश्किलात आपको आते हैं पे? हम बालू से डरते हैं, हर किसी से भी डरते हैं। क्यों बालू से आप क्या डरते हैं? यहाँ पे क्या, यहाँ पे रास्ता ही नहीं है, सड़क नहीं है हमें। जी। बालू भी होते हैं इसमें। यहाँ से निकलते 10 बजे स्कूल पहुँच जाते हैं। तो वहाँ से जब आप 4 बजे छुट्टी से निकलते हो, कितना टाइम लग जाता है आपको वापस आने में? आजान के टाइम, शाम बांग को आप पहुँच जाते हैं यहाँ। तो आप जब वहाँ से आते हैं फिर काफ़ी थके होते हैं आप, फिर आप घर में फिर पढ़ाई करते हो या फिर आराम करते हो? आप पढ़ते हैं फिर। हाँ। तो आप क्या चाहते हो? हमें सड़क चाहिए। और क्या चाहिए आप? स्कूल चाहिए जी, डॉक्टर, हॉस्पिटल चाहिए जी। हमें जो चाहिए वो आप दे सकोगे? जी वो बेटा हम नहीं दे सकते, वो गवर्नमेंट दे देगा, हम नहीं दे सकते हैं। आप गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं। क्यों? गवर्नमेंट है नहीं अभी, लेकिन जो LG साहब है यहाँ के, को गुजारिश है हमारी। अच्छा, हमें सड़क चाहिए, स्कूल चाहिए। तो हमारे साथ में अभी कुछ खवातीन हैं। माजबीना, क्या आप? मैं कुटलबाग की हूँ, शादियाँ हो गई। कितना साल हो गए? तो क्या देखा? ये लोग कहते हैं कि हमें रोड नहीं है, काफी मुश्किलात हमें पेश आते हैं। ऐसे जैसे रीच बचते ऐसे नहीं, दुकानें, यानी कि ये आपके पास में सड़क नहीं है, बाकी फैसिलिटी नहीं है, तो आप अपने आप को रीच कहते हैं? रीच है ना, जैसे रीच बसते ऐसे बसते, नहीं स्कूल है, नहीं दुकानें, नहीं अस्पताल है, नहीं रोड है, मुसीबत निकालते आप लोग। क्या दलील है? सड़क खराब क्या एरिया ये पति बेनामा तो अच्छी सड़क खराब साफ।
अत गो वारिया टाइम अत ये सड़क ते बनाने यत हो तो ताई त्राया यत पत वो सोहन भी वापस मुई तो करतो क्या करता यत सड़क त्रेतो क्या। तो ये बात सुनी यहाँ के ख़वातीन से, यहाँ के बच्चों से, इनका एक ही मुतालबा है यहाँ पे कि यहाँ पे एक तो इन्हें रोड दिया जाए, दूसरी यहाँ हॉस्पिटल की फैसिलिटी मौजूद नहीं है, हॉस्पिटल इन्हें दिया जाए। और आपने खुद ही सुना कि यहाँ के बच्चे जो ये क्या कहते हैं कि इन्हें आने जाने में एक तो टाइम लग जाता है स्कूल में जाने के लिए, और ये यहाँ पे जो 1.5 किलोमीटर इनको नीचे बिल्कुल रोज़ का चलना है, आना जाना है। उसके साथ में जो अभी मेवा बागात है उनमें यहाँ पे रीच बैठते हैं, तो इन लोगों का ये भी कहना है कि बहुत सारे लोगों पर यहाँ पे रीच ने भी हमला किया है, तो बच्चे भी डरते हैं स्कूल जाने से। ये भी कहते हैं कि अगर ये स्कूल जाते हैं तो भी रास्ते में इन्हें ऐसे डर लगता है कि कहीं पर रीच ना हो जो उन पर हमला करे। तो इन लोगों का यही कहना है कि आज तक जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट आई हैं तो किसी भी गवर्नमेंट ने यहाँ पर तवज्जो नहीं दी। हालांकि इनका ये भी कहना है कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला थे उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी ये रही है, उसके बाद भी इनको अब आज तक कोई भी फ़ायदा यहाँ नहीं मिला है। ना ही इनका ये भी कहना है कि यहाँ पे जो इनका MLA रहा है, एक्स MLA, उन्होंने भी यहाँ पर कोई तवज्जो नहीं दी है। KTV उर्दू के लिए मैं गांदरबल से गुलाम नबी। जी हाँ नाज़रीन इकराम, जब हम बुनियादी सहूलियात की बात कर रहे थे तो आपने देखा कि गुलाम नबी रैना की इस रिपोर्ट में आपको खुद अंदाजा हो गया होगा कि अभी सरकार इनसे कोसों नहीं बल्कि मीलों दूर है, और यह सरकार के इंतजार में है कि कोई सरकार आए और इनकी तरफ भी नजर दौड़ाए। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे इलाकों की तरफ पूरी तवज्जो मफजूल करवाने के लिए सरकार के लिए हम कुछ इस तरह की अक्सबंदियां करके लाएं जिन इलाकों में अभी बुनियादी सहूलियात का नामो निशान नहीं है। अब चूंकि बुनियादी सहूलियात की ही बात हो रही है तो नाज़रीन इकराम आपको बताए देते हैं कि आज कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ अतुल दुल्लू ने बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा किया और वहां पर नई बिल्डिंग के अंदर जो शिफ्ट हुआ है हॉस्पिटल, एक तो उसके हवाले से कामकाज का जायजा लिया और दीगर सहूलियात के हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने बताया कि इस अस्पताल को जदीद तर्ज पर तामीर किया गया है और इसके अंदर वेंटिलेटर्स और दूसरी सहूलियात फराहम करने के हवाले से सरकार काफी ज्यादा संजीदा है। उन्होंने कहा कि ब्लड बैंक, लैबोरेटरीज और दीगर मामलात को लेकर के जो भी यहां पर कमी पेशी होगी उसे भी पूरा किया जाएगा और डॉक्टरों के अमले को भी यहां पर फौरी तौर पर भेजा जाएगा ताकि डॉक्टरों की जो यहां पर किल्लत है, इस हवाले से सरकार ने पहले ही कुछ पोस्ट जो है उनके हवाले से नोटिफिकेशन निकाली है। जैसे ही डॉक्टर्स भर्ती होकर के आते हैं तो 5 से 6 नए डॉक्टर्स को भी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बांडीपुरा भेजा जाएगा जहां लोगों की वो खिदमत कर सके और इस इदारे को मजीद फाल बनाया जा सके। क्या कुछ वहां पर कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ का कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। काफ़ी चीज़ें यहाँ पुराने अस्पताल से शिफ्ट हो रही हैं, सारे डॉक्टरों ने अभी तक शिफ्ट नहीं किया है। डॉक्टरों की भी कमी हमने देखी, तो डॉक्टरों की लिस्ट एक पब्लिक सर्विस कमीशन हमको जल्दी भेज रहा है, तो उसमें से हम कोई 5-6 डॉक्टर्स यहाँ पर भेज देंगे, तो डॉक्टर्स की कमी पूरी हो जाएगी। दूसरा, यहाँ पर कुछ चीज़ें जो अच्छी हुई हैं, डायलिसिस की मशीनें आ रही हैं, कुछ लग गई हैं, कुछ लग रही हैं। SNCU आपका ठीक बन रहा है, वो भी अच्छा काम हो रहा है। बाकी यहाँ पर एक वेंटिलेटर्स, यहाँ पर 5-6 वेंटिलेटर्स भी दिए गए हैं, लेकिन एक ऑपरेशन थिएटर्स भी यहाँ के ठीक ठाक हैं। तो इनको और इम्प्रूव करने के लिए ऑपरेशन थिएटर्स को, लेबॉर्ट्री को और यहाँ के ICU सेटअप करना, ये काम करने के लिए हम पूरी मदद करेंगे। जो कुछ भी इक्विपमेंट उसके लिए चाहिए होगा वो आपको, उसके लिए वेंटिलेटर की ज़रूरत है या उसके लिए आपको बाकी जो मॉनिटर्स की ज़रूरत है। तो नाज़रीन इकराम, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त भी पहुंचता अपने इक़दाम को। अगर आपके इलाके में कोई मुश्किल हो या कोई इस तरह का मामला हो जो आप सरकार की नोटिस में लाना चाहते हो, जरूर हमारे साथ राब्ता कायम करें ताकि हम आपकी उस मुश्किल को फौरी तौर पर सरकार की नोटिस में ला सके, आपके मामला हल हों, आप एक खुशहाल कश्मीर के अंदर जिंदगी गुजारने के हक तलब हैं और आपकी वो तमन्ना पूरी हो। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अपना, हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज नासिर।